हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 शो। दिस इज मेहताब। तो आज हम इस वीडियो में हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है आपका सीबीएसई तो हमेशा से पूरा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ही देती रही है, पर इस साल के लिए सिर्फ इस सेशन के लिए सिलेबस को जब रिड्यूस किया गया तो इसमें से एवोल्यूशन वाला हिस्सा जो है वो हटा दिया गया है। तो हमारी जो वीडियो होगी वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी को कवर करेगी। एवोल्यूशन के लिए अगर आपको समझना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, पर हमारा पूरा फोकस अभी इसी सेशन के लिए है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पे वीडियो बनाएंगे। तो इस जो चैप्टर की जो वीडियो होगी आई थिंक के 2 या 3 पार्ट में आएगी, ताकि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इस वीडियो में हम हेरिडिटी की डेफिनेशन वगैरह को समझेंगे। जो मोटे मोटे टर्म्स हैं जो आगे चल के हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाएंगे आपको। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जो वीडियो है रिप्रोडक्शन की वो अपलोड हो चुकी है, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी साथ में समझ में आ सके। दे ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज लाने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि वो आपका जो फाइनल ईयर है बोर्ड का वो ऑफलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हेरिडिटी। तो मैं आपको यहां पर पहले हेरिडिटी की एक डेफिनेशन बता दूंगा, उसके बाद जो हमें जेनेटिक्स के बारे में जो पढ़ना है उसको हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि हेरिडिटी जो है वो है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। कि अगर मैं बात करूं अपने नाक की, अपने कान की, जो रिजेंबल करते हैं, जो सिमिलर है, मेरे मदर या फादर से मैच कर सकते हैं, तो ये जो कैरेक्टर है अपीयरेंस का भी हो सकता है, बात करने का तरीका भी हो सकता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रेट्स शब्द से बोला जाता है। तो ट्रेट्स जो हैं वो एक जनरेशन से उसकी नई जनरेशन को जो ट्रांसफर होते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी को जो लक्षण का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी या आनुवांशिकता बोलते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें हम बायोलॉजी के एक ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी या फिर साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी, उससे जुड़े हुए जो यूनिट है जैसे कि डीएनए है और आपका क्रोमोसोम है, डीएनए के अंदर जो जीन है, उन सब के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स इस ब्रांच का नाम है। यहां पर 10th में जेनेटिक्स को सिर्फ आपके सामने इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे जैसे आप 12th में जाएंगे, अगर आप साइंस लेंगे तो आपको 12th में अच्छे से जेनेटिक्स के बारे में समझाया जाएगा। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से समझाया जाएगा। फिर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर और भी ज्यादा डिटेल में जीन के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा, इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा, ताकि जब मैं ये चैप्टर आगे बढ़ाऊं तो आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। हेरिडिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन। कि मेरे अंदर जो ट्रेट्स हैं वो मुझे मेरे पेरेंट्स से जिस प्रोसेस के थ्रू मिले हैं उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब हेरिडिटी जो है वो होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जिन्हें हमें समझना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको हमें समझना है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, और इतना पीछे चलते हैं, हम बात करते हैं अब सेल की। सेल का जो बेसिक कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस। तो 9th क्लास में हमको शुरू से समझाया जाता है कि जो न्यूक्लियस है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। सेल क्या है, बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, और यही काम कौन करवाता है इससे, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के पास ही पूरी अथॉरिटी रहती है कि वो सेल को किस तरह से चलाएगा, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, और आगे चल के उसमें और भी कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे। तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। जिस तरह से अगर हम थ्रेड को खींचेंगे उसी प्रकार से अगर हम क्रोमोसोम को खींचते हैं तो हमें डीएनए की बहुत लंबी सीक्वेंस देखने को मिलती है, जो कि एक प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई होती है जिसको हम हिस्टोन बोलते हैं। आप हाई क्लास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस आपको बेसिक इतना याद रखना है कि क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर थ्रेड की तरह क्या होते हैं, डीएनए जुड़े हुए होते हैं, घूम उसके साथ
एम्बेडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब हम डीएनए को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो स्ट्रैंड्स हैं उन दोनों के बीच में एक लिंक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। यही लिंक जो है ये जीन कहलाते हैं। यही वो जीन है जिनको हम इनहेरिटेंस की यूनिट कहते हैं, यानी इन्हीं में वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के इंफॉर्मेशन होगा जो उसमें स्टोर होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए में है जीन। इसी जीन में पेरेंटल इंफॉर्मेशन होती है, यानी यही जीन मुझे मेरे फादर या मुझे मेरी मदर से मिले हैं, जिसकी वजह से मेरे में ये कैरेक्टर्स उनके जैसे दिखाई पड़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो ये बताया था कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो न्यू इंडिविजुअल होता है, वो अपने पेरेंट का क्या होता है, सिमिलर होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। तो सिमिलर है यानी पूरी तरह से सेम नहीं है, कुछ डिफरेंसेस है। यही डिफरेंसेस को हम वेरिएशन बोलते हैं। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा बेसिक समझते हैं। सेल के बारे में पढ़ लिया हमने, न्यूक्लियस जीन के बारे में। अब समझिए जैसे मदर है या फादर है। देखिए हेरिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एसेक्सुअल में भी चलता है और सेक्सुअल में भी चलता है। पहले हम हेरिडिटी के कुछ प्रोसेसेस को समझ लेते हैं ताकि हमें एसेक्सुअल में हेरिडिटी और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच जो हेरिडिटी है उसको कैसे समझेंगे। यहां पर बात आती है पहले गैमेट फॉर्मेशन की। देखिए जब भी गैमेट बनता है तो जो सेक्स सेल्स होती हैं वो खुद को डिवाइड करती हैं। अब डिवीजन जो है सेल में वो दो तरह का होगा। एक वो डिवीजन जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और एक वैसा डिवीजन जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो जब सेक्स सेल्स से गैमेट बनता है तो वहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहें कि 46 क्रोमोसोम जो हैं वो अगर डिवाइड होंगे तो 23 और 23 में होंगे, ठीक है। यानी अगर फादर के सेक्स सेल्स डिवाइड होके गैमेट बनते हैं तो एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होंगे और दूसरे स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होंगे। सेम चीज मदर के सेल्स के साथ भी होंगी। वहां पर भी जो एग की फॉर्मेशन होगी उसमें सभी एग में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। यानी हाफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, यानी पेरेंटल इंफॉर्मेशन आधी आधी बढ़ गई। अब क्या होगा, अब वो हाफ क्रोमोसोम यानी हाफ फादर के इंफॉर्मेशन लिया हुआ स्पर्म मदर के हाफ इंफॉर्मेशन लिए हुए एग के साथ फ्यूज होगा। अब यहां पर क्या होगा कि जो हाफ क्रोमोसोम है वो आपस में जुड़ेंगे, जिसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनेगा। यही लाइफ की ओरिजिन है कि लाइफ जो है वो सिंगल सेल से ही मल्टी सेलुलर बनी है। तो हम जो है कोई भी इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है, यानी उसकी लाइफ की उत्पत्ति या उसकी लाइफ का ओरिजिन जो है वो सिंगल सेल से ही होगा। कोई मल्टी सेलुलर सीधा पैदा नहीं होता। तो पहले वो सिंगल सेल होगा। अब उस सिंगल सेल में जो क्रोमोसोम का जो लिंक होगा वो आपस में जुड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि नए डीएनए के दो डीएनए मिलेंगे। मदर का डीएनए जो कि मदर के खानदान का जितना भी इंफॉर्मेशन है सब उनके डीएनए में, तो वहां का सारा इंफॉर्मेशन, वो सारे कैरेक्टर्स फादर के सभी कैरेक्टर्स के साथ क्या होंगे, मर्ज होंगे। अब यहां पर ये देखा जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ईयर लोब्स की बात करूं तो ईयर लोब्स मेरे फादर के भी हैं, मेरी मदर के भी हैं। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे ईयर लोब्स कैसे हैं, मेरी मदर जैसे। यानी ईयर लोब्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मदर और फादर में से है उसमें डीएनए ने किसको चुना, मदर वाले को चुना। तो इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, कि जब दो तरीके से डीएनए आपस में रिकम्बाइन होते हैं तो कुछ नया बनता है। पर रहता दोनों चीज है, इंफॉर्मेशन मेरे अंदर फादर वाली भी है और मदर वाली भी है, पर एक्सप्रेस की कोई सिर्फ एक ही करता है। तो इसको अगर सिंपल शब्दों में समझाओ तो आप ये समझ लीजिए कि एक गिलास है सिर्फ चीनी पानी वाला, एक गिलास है सिर्फ नींबू। अब उन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बना, शरबत। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नींबू और चीनी नहीं है दोनों ही, पर एक नया टेस्ट बनता है। इसी को हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए बोलते हैं। यही रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए वेरिएशन लाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो सिमिलर होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएशन है, ये किसकी वजह से आया, डीएनए की वजह से आया, कि दो डिफरेंट डीएनए कंबाइन होकर एक नए डीएनए को फॉर्म कर रहे हैं। यही वेरिएशन है। ये चीज हमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलती। अमीबा की अगर हम बात करें उनमें भी होता है,
उनमें भी बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन जब आ जाएगा तो उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। क्रॉस गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस गैमेट फॉर्मेशन उनमें भी होती है, फ्यूजन जो है उनमें भी होता है, पर वो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो दो अलग अलग डीएनए कंबाइन हो रहे हैं, पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, तो सिंगल ही न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड होता है, जितने उसमें क्रोमोसोम थे उतने इसमें, यानी एग्जैक्ट कॉपी बनती है क्रोमोसोम की। जब क्रोमोसोम की ही एग्जैक्ट कॉपी बनेगी तो जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल क्लोन होगा। तो यही है कि वेरिएशन जो है हमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यही कारण है कि वेरिएशन आता है। अब वेरिएशन किस तरह से फायदेमंद है ये मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया, तो आप वीडियो को जाके अच्छे से देख सकते हैं। देखिए नए डीएनए की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है। लाइफ जो है ना, जो नेचर है वो हमेशा फिट वाले को ही सरवाइव करने में हेल्प करती है। यानी अगर हम एवोल्यूशन या फिर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की बात करें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जांपल अभी पेंडेमिक है, तो जिनके अंदर इम्यूनिटी है एंटीबॉडीज बना लेने की कोविड के सामने, तो वो तो आगे सर्वाइव करे, में जिनमें नहीं है वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो यही चीज है कि जो सर्वाइवल में हेल्प करेगा, तो वेरिएशन जो है सर्वाइवल में हेल्प करता है, और यही वेरिएशन जो है नई जनरेशन को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। आजकल के छोटे बच्चे हमसे ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो बहुत ज्यादा हाईटेक है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो मेरे बाद वाले जनरेशन भी, हम अपनी पुराने वाले जनरेशन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यही है, वेरिएशन जो है ऑर्गेनिज्म को बेहतर बनाता है और सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो आई होप कि यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो इस स्टोरी से मैंने आपको ये समझाया कि जैसे कोई भी कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ईयर लोभी एक क्या है, कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर के लिए फादर से भी ट्रेट आएगा और मदर से भी आएगा। यानी एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए जो एलील्स आएंगे, जो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स होंगे, वो दोनों साइड्स आएंगे। ठीक है, तो इसको हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएशन क्या होता है, किस तरह से आता है और क्यों आता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया कि इससे सर्वाइवल में हेल्प मिलेगा और ऑर्गेनिज्म बेहतर बनता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए की वजह से ही वेरिएशन आता है। अब जो हमें पढ़ना है, या जो हमें साइंटिस्टों ने समझा, या हम यूं कहें कि मेंडल जो साइंटिस्ट जिनके बारे में पढ़ेंगे, उनके मन में भी एक क्वेश्चन आया कि हाँ ठीक है वेरिएशन होता है, पर ये ट्रांसफर कैसे होता है, कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है, मतलब कि सिर्फ वही कैरेक्टर कैसे दिखेगा, या कौन सा कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कौन सा नहीं करेगा। क्योंकि हम जो हैं हमारे पेरेंट्स के सिमिलर होते, एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होते। और फिर एक बात कहें तो फिर दूसरी तीसरी जनरेशन के बाद कुछ कैरेक्टर बहुत ही पुरानी जनरेशन से मैच करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चा अपने दादा जैसा दिखता है, तो उसके दादा के अपीयरेंस वाला कैरेक्टर उसके फादर में तो नहीं दिखा, पर उस बच्चे में दिख रहा है। तो इस तरह से जो कैरेक्टर का दिखना, ना दिखना, होना या गायब हो जाना, इसके क्या प्रोसेसेस है, इसी को समझाने के लिए हमारे साइंटिस्ट जॉन ग्रेजर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, जिनको हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको एक टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। कुछ और भी है जो मैं आपको अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हैव अ नाइस डे।